अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ साहब भी साथ हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आपके वक्त का एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और बिलाखिर जिसका इंतज़ार था वो फ़ैसला हो गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से नामज़द किया गया अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बाद में बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब भी हो गए हैं। ये निस्बतन तनवीर इलियास या फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो हैं गैर मारूफ शख्सियत थे, ये मुंतखब हुए, किस मेरिट पे हुए, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। नून लीग ने 17 अगस्त को हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन पेपर्स जारी करने का ऐलान कर दिया है। इन पेपर्स में सिर्फ बातें ही होंगी या सबूत भी होंगे, और इसके साथ साथ कुछ नून लीग के दोहरे बयानिए का जिक्र भी करेंगे। इरशाद साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से मुतालिक 17 तारीख को 17 जुलाई को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जलसा किया था उसमें इन्होंने क्या कहा था, ये देखते हैं, फिर आके बात करते हैं। जी, मैं आज अपने सारे कैंडिडेट्स के नाम पढ़ना चाहता हूं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहां कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूं। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। इरशाद साहब, कश्मीर में नियाज़ी और दूसरा जो मशहूर लोग थे, तजर्बाकार थे, उनको तरजीह क्यों नहीं दी गई? अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ही क्यों इंतखाब हुए? देखिए, मुकाबला था एक दौलतमंद का और दूसरे तजर्बाकार का, सुल्तान महमूद साहब और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान। और वो मुकाबला इतना सख्त था और इतनी लड़ाई हुई उनकी आपस में कि वो कहते हैं ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम। तो ना उनका तजर्बा काम आया, ना उनकी दौलत और असर रसूख काम आया, और ये हास डाक जो हैं नियाज़ी साहब निकल आए। ये वैसे पुराने सियासी कारकुन हैं, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के ये साथियों में हैं। मुस्लिम लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ये रहे, एक दौर में ये वज़ीर खुराक भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, और गुज़श्ता 2-2.5 साल से ये PTI में थे। पढ़े लिखे आदमी हैं। और एक बात मैं बता दूं कि नियाज़ी इनका कबीला नहीं है। ख़ान साहब ने तो यही समझा कि शायद मेरी तरह के ये नियाज़ी हैं, अगरचे मेरे ख़्याल एक काम आ गया उनका नियाज़ी होना। जब उन्होंने ये तखल्लुस या उर्फ़ियत अख्तियार की होगी तो सोचा भी नहीं होगा किसी दिन नियाज़ी वज़ीर-ए-आज़म होगा पाकिस्तान का, और फिर दूसरा नियाज़ी जो है वो अपने तखल्लुस की बुनियाद पर या उर्फ़ियत की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। लेकिन किस्मत के, लेकिन हकीकत में ये नियाज़ी नहीं है, नियाज़ी नहीं है, ये मुग़ल हैं और दुली एक कबीला है। ये दुली कबीले से हैं, ये नियाज़ी कबीला नहीं है। लेकिन बहरहाल सियासी तजर्बा है इनका, ये वज़ीर रह चुके हैं, और कोई इनकी नामी पर भी अभी किसी ने हर्फ नहीं उठाया। ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि अब्दुल क़य्यूम साहब नियाज़ी नहीं हैं बरादरी के लिहाज से, कबीले के लिहाज से वो मुग़ल हैं, लेकिन वो उनका उर्फ़ियत है। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं लेकिन नियाज़ी नहीं हैं। तो फ़ारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपके वक्त का। फ़ारूक साहब, क्या रीज़न बनी कि निस्बतन जो मारूफ लोग थे या तजर्बाकार थे या जिनके बाद नाम आ रहे थे उनको मुंतखब नहीं किया गया और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को नामज़द कर दिया गया? देखिए, बात यह है कि ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का प्रोग्रेटिव है, और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो आवाम है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, उनको वोट दिए, उन्होंने मुंतखब किया, इनको वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से नॉमिनेट किया, और आज आपने देखा कि 33 वोट लेके आज़ाद जम्मू कश्मीर के वो वज़ीर-ए-आज़म भी मुंतखब हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो है वो पहली हुकूमत बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कायम हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक इनका पुराना ख़ानदान है और पूंछ सेक्टर से इनका ताल्लुक़ है, और कश्मीर की आवाम की नब्ज़ को भी ये समझते हैं, उनके एहसासात को भी समझते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो आज़ादी कश्मीर की जो जदोजहद है, जो स्ट्रगल है, उस हवाले से भी इनका जो ख़ानदान का इनका एक ख़ास किरदार है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी टीम को जो है वो साथ लेके चलेंगे, और सही मानों में जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनकी तर्जमानी भी करेंगे, और अब तक का जो उनका बाकी जमातें जो है इस्तेहसाल करते रहे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से आज़ाद कश्मीर की, जो उसको भी ये अब बेहतर अंदाज से जो है वो लेके चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इनके ऊपर जो है वो बड़ा एतमाद किया है, और हमें भी उम्मीद है कि ये उस एतमाद पे पूरा उतरेंगे।
जनाब ये बताएं फ़ारूक हबीब साहब के आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत कायम हो गई एक यानी गिलगित बल्तिस्तान के बाद, अमलन इस वक्त सिवाय सिंध के मरकज़ और सूबों और रियासतों में आपकी हुकूमत है। अब आपकी तरजीह अव्वल क्या है कि अगले इलेक्शन की ज़ाहिर तैयारी शुरू हो चुकी है, ये जो जमात के अंदर कहीं कहीं इख्तलाफात सर उठाते हैं, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, इस पर भी कोई सोच विचार हो रही है कि अब टीम जो है मुकम्मल समझी जाए, टीम में रद्दोबदल ना होता रहे मुसलसल? देखें, बात यह है कि जो टीम के रद्द-बदल का मामला है वो वक्तन फ़क्तन आप जायज़ा ज़रूर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी फ़ैसला साजी भी करते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि 97 के अंदर जब इंतखाबात हुए तो हमारी कोई सीट नहीं थी। 2002 में एक सीट मिली, 2008 में बाइकआउट की अदलिया बहाली की वजह से, 2013 में कौमी असम्बली में नशस्तें आईं, पंजाब में आईं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आई। लेकिन आज तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसकी पूरे पाकिस्तान में आप देखें, वफाक में, पंजाब में, केपी में, जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत कायम है, सेनेट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और सिंध में अपोजिशन लीडर जो है वो हमारे हैं। तो पीटीआई जो है वो एक सही मानों में वफाक की जमात जो है वो बन के उभरी है। अब जो एतमाद पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ऊपर किया है, तो हमारी भी ये तरजीहात में शामिल है कि हम अपने उन वादों के ऊपर पूरा उतरें। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख़ास फोकस है वो ख़ास फोकस है मुल्क के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, अकाउंटेबिलिटी है और इसके साथ साथ जो आम आदमी की फलाह बहबूद है, जिसके हवाले से बड़ा एक अहम प्रोग्राम जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है। हम ये इंतज़ार नहीं कर रहे कि आम आदमी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो मईशत ठीक हुई है उसका पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। अब हम डायरेक्ट उसकी दहलीज पे जा रहे हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेके, जिसमें 45 लाख वो ख़ानदान जो कि वनरेबल हैं, कम आमदन वाले हैं, अंडर प्रिविलेज हैं, लेस प्रिविलेज हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का बिलासूद कारोबार का कर्ज फराहम करने लगे हैं। 27 लाख रुपए तक कम आमदन वाले घर बनाने के लिए सेहत कार्ड, ये तमाम चीजें हैं जो वज़ीर आज़म साहब आम आदमी के लिए कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे आएंगे। आपने ये कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब का इस्तेहकाक है कि वो जिसे चाहें नामज़द कर दें, लेकिन जमहूरी रिवायात में तो पार्लिमानी पार्टी जो है वो पहले नामज़द करती है, फिर उसके बाद उसको इंतखाब के लिए आगे भेजा जाता है। तो पार्लिमानी पार्टी की क्या राय ली गई है? अगर राय ली गई है तो वो जो मारूफ लोग थे उनमें से किसी का इंतखाब क्यों नहीं हो सका? देखिए, बात यह है कि हमारे तो जितने भी असेंबली के मेंबरान हैं वो तमाम मेंबरान जो हैं वो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, सभी जो है उस पर एलिजिबल होते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारों के जो है वो इंटरव्यूज़ भी किए, उनके मामलात, उनका विजन जो है उसका भी जायज़ा लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो है एक वसी मुशावरत के बाद जो है वो इस नतीजे पे पहुँचे जिस पे उन्होंने सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं इनको नॉमिनेट किया है। और मैं समझता हूँ कि इस नॉमिनेशन को भी हर सतह के ऊपर जो है वो कबूल किया गया। यही वजह है कि आज वो जितने हमारे वहाँ पर वोट्स हैं वो पूरे वोट्स लेकर जो है वो मुंतखब हुए हैं वहाँ पे। ये सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होगा कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो उम्मीदवार थे और सुल्तान महमूद साहब जो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहते थे वो उनके लिए मसाइल खड़े करें वहाँ, क्योंकि उनको नज़रअंदाज तो किया गया है? नहीं, देखें, बात यह है कि नज़रअंदाज तो करने का किसी को कोई मामला नहीं है। सबको जो है वो एक टीम में जो है साथ लेके चलेंगे। अभी जो काबीना की फॉर्मेशन है वो काबीना की फॉर्मेशन भी होगी और ज़ाहिरी बात है कि एक टीम का हिस्सा है, एक पार्टी का हिस्सा है, एक डिसिप्लिन सबके ऊपर जो है वो लागू होता है, तो सबको जो है वो साथ लेके चलेंगे। जैसे मैंने आपको ये पहले कहा कि इनके अंदर ये सलाहियतें जो है वो मौजूद हैं और सब ने ये इस्तेहकाक जो है वो राइट वज़ीर आज़म साहब के हवाले कर दिया था। जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे सब उसके साथ जो है वो मिलके चलेंगे। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जो सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब हैं इनके ऊपर सबका इत्तेफाक राय के साथ मामलात को आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक रही बात आपने मारूफ लोगों के हवाले से बात की, देखें, तमाम लोग जो हैं, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग रेस के अंदर भी होते हैं, लेकिन बनना तो किसी एक ने है। अब जिनको नॉमिनेट किया गया है सब उनके साथ ही चलेंगे।
आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार किस्म की, आप पर इल्ज़ामात लगाए, 50,000 लोग बेरोज़गार कर दिए, बाकी करप्शन के भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये महाज़ाराई आप कम करने पर कोई तवज्जो दे रहे हैं, ये इसी तरह बढ़ती रहेगी। और ये जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं बिजली के हवाले से, चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से और बाकी जो मामलात हैं, इसका कोई जवाबी बयानिया क्या है कि ये सिर्फ इल्ज़ामात है? अब तो वो करप्शन पेपर भी लाना चाह रहे हैं। पहले वाइट पेपर आते थे, अब करप्शन पेपर आ रहा है। देखिए, बात यह है कि इनको रोका किसने है? ये जो करना चाहते हैं करें, ये इररेलेवेंट हो गए हैं। अरशाद अली साहब, आपको भी पता है, इन्होंने बुलंदो बांग दावे इतने किए थे, इनके मुताबिक तो अब तक हमारी हुकूमत ही नहीं होनी चाहिए थी। अब वो मरियम साहिबा, जिनका कभी एक साल ट्विटर खामोश हो जाता है, कभी उनकी हवाई फायरिंग शुरू हो जाती है, अब वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर नफरत का बयानिया नाकाम करवा कर, सियालकोट के अंदर जो है वो शिकस्त खाकर जो है वो अब मंजर आम से गायब हैं। अब इनका मामला क्या है? इनका मामला ये है कि इस मुल्क को सवाए इन्होंने नफ़रतों के, सवाए इन्होंने बैड गवर्नेंस के, सवाए मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, टीटीओ के अलावा आज तक इन्होंने दिया क्या है? अब इमरान खान जो हैं वो एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है जिसकी हर जो विजन है, जिनकी हर सोच के अंदर जो है वो आम आदमी शामिल होता है। इनको तकलीफ इस चीज़ की है। आज मैशियत, इनको तो ये था कि मैशियत इतनी तबाह बर्बाद करके गए थे कि मुल्क चलेगा ही नहीं। अब ये परेशान है कि कोविड के अंदर इमरान खान साहब मैशियत को ना उन्होंने सिर्फ बहाल किया बल्कि ग्रोथ की तरफ ले गए हैं। 4% ग्रोथ आ गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कंट्रोल कर लिया। मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। मुल्क के अंदर तारीखी एक्सपोर्ट्स हुई हैं $31 बिलियन की। तारीखी ज़र मुबादला 29.4 बिलियन डॉलर का आया है। डैम्स बन रहे हैं। मुल्क के अंदर 900 अरब रुपए की PSDP वफाक जो है वो लेकर आ गया है। सूबे अपना काम कर रहे हैं। कोविड को हमने अच्छा हैंडल कर लिया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम तारीफ कर रहा है कि 3 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कोविड को बड़े अच्छे अंदाज से हैंडल किया है। वो मुल्क जो ज़रई मुल्क था उसमें ये इन्होंने क्या किया कि आज भी हमें दालें, खुर्दनी तेल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके लिए भी वज़ीर आज़म साहब ने ज़राअत से खुराक तक फूड सिक्योरिटी का पूरा नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। उसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। तो इनको ये पता है कि इमरान खान कामयाब हो रहा है और ये नाकाम हो गए हैं। इनकी तमाम डेडलाइनें, इनके इस्तीफे, अदम एतमाद, लॉन्ग मार्चेस, सब जो है वो अब मुंह के बल नीचे पड़े हुए हैं। तो अब ये इस किस्म की फुसफुसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसका हम जवाब भी देना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये रेलिवेंट है और हम इन्हें बिला वजह जो है वो रेलिवेंट नहीं बनाना चाहते। शहबाज शरीफ साहब, लड़ाई पड़ी हुई है। एक ने पांव पकड़े हुए हैं, एक ने बंदूक उठाई हुई है। वो आपस में लड़ाई पड़ी हुई है इनकी। पहले उसको तो सॉर्ट आउट कर लें ये बजा। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं एक मुफाहमती बयाने को आगे बढ़ाना, और वो आपके लिए इसलिए मुफीद है कि आप जो इस्लाहात चाहते हैं सिस्टम के अंदर, ख़ास तौर पर इंतखाबी इस्लाहात आप चाहते हैं, आप मुआशी इस्लाहात चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात चाहते हैं, तो आप उससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? कम अज़ कम शहबाज शरीफ की तरफ तो आप हाथ बढ़ा सकते हैं। आप उनको भी उसी लाठी से आंक रहे हैं जैसे मरियम नवाज़ को और नवाज शरीफ को। नहीं, देखें, बात यह है कि कल भी आपने देखा कि हमने शहबाज शरीफ के बयान को खुशाइंद करार दिया, और हम तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कौमी असम्बली में इनको दावत दी कि आएँ, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आएँ, अपनी मुस्बत तजावीज़ ले आएँ। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाई गई हैं जो 49 के करीब हैं, उसके अंदर EVM शामिल है, उसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग राइट देना है वो उसके अंदर शामिल है, दीगर इस्लाहात शामिल हैं। उसके अंदर आप आएँ, आकर बैठें, आप बैठकर उसके अंदर अपना मुस्बत किरदार अदा करें। और मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनकी ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो लोग जो पार्लियामेंट में नहीं है, ये सजा याफ्ता हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते, वो तो उस पॉलिसी में है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ को चाहिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। जब आप कहेंगे कि उसने पाँव पकड़े हुए हैं तो फिर वो मुस्बत किरदार कैसे अदा करेगा? नहीं, देखें, बात यह है, वो तो हम हवाला देते हैं कि इनकी अपनी
पार्टी में जो है वो बयानिए की जंग है। हमें तो जो इनके अंदरूनी मामलात हैं, जो इंटरनल मामलात हैं, वो इनकी जो कौमी सियासत है उसके ऊपर भी तो हावी हुए हैं ना। मुझे आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब बयानात देते हैं, वो यंग एंग्री मैन की तरह जो है वो आ जाते हैं टीवी पे, लेकिन जब आते हैं तो उनकी बातों से ये भी लगता है कि वो सदर तो हैं लेकिन माजूल हो चुके हैं, और असल इख्तियारात नवाज शरीफ ने अपनी साहिबजादी मरियम सफदर को तफवीज़ किए हुए हैं। तो लिहाजा जो बोलने में और अमल में अमली तौर के ऊपर बहुत फ़र्क नज़र आता है। और शहबाज शरीफ के इंटरव्यू के अगले ही रोज़ जो नवाज शरीफ के अकाउंट से ट्वीट्स करवाई गई हैं। फारूक साहब, एक और मामला है ये LNG खरीदने का फैसला हुआ। वो तो गुड कॉप बैड कॉप ये पहले भी करते रहे जी। ये LNG का मामला पहले एक फैसला हुआ कि खरीद रहे हैं, फिर उसको तारीखी हवाला जी मैं फैसला एक तारीखी हवाला भी ले रहे हैं। अरशाद आरिफ साहब भी उसको समझते हैं। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि जब शहबाज शरीफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आसिफ अली जरदारी के बारे में तकारीरें करनी है और पूरी कैंपेन चलानी है, सड़कों पे घसीटना अली बाबा 40 चोर, तो जब जरदारी की ज़रूरत पड़ी थी नवाज शरीफ को, तो उन्होंने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक कहा था कि शहबाज शरीफ जज्बाती आदमी है, जज्बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। अब इसी किस्म की बात शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के मुतल्लिक कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। फारूक साहब, ये तो अब हवाले सभी सियासी जमातों से मंसूब हो जाते हैं, हरफ आखिर तो कुछ होता नहीं सियासत में। ये जो LNG ख़रीदने का फ़ैसला हुआ, फिर उसके बाद ओगरा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया है, जो 2 अगस्त का गालिबन फ़ैसला था। अब ये एक कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई? क्या पहले से क्लियर नहीं थे या कोई अपनी मनमानी करना चाह रहा था जिसको रोका गया है? नहीं, देखिए मनमानी वाला मामला नहीं है। ये जो LNG का मामला है हमारा, इस LNG के मामले के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि हमने टेंडर जब आया उसमें प्राइसेस ज़्यादा आई PSO ने 29 तारीख को उसको स्क्रैप कर दिया। अब जो ओगरा की जो प्राइस मुकर्रर करने का मैकेनिज़्म है वो प्रोविजनल बेस के ऊपर एडवांस 1 महीने का डेटा के ऊपर करता है, और जब वो एक्चुअल प्राइस आती है तो उसके मुताबिक प्राइस फिक्स हो जाती है। तो वो उनका एक सेट ऑटोमेटेड सिस्टम था जिसके तहत वो प्राइस वहाँ पर कोट हो गई। लेकिन जब PSO ने उनको इंटीमेट किया कि ये हमने टेंडर लिया ही नहीं है, अवार्ड ही नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके उसको वापस ले लिया। इसी तरीके से ये भी गुमराह करते हैं PMLN, हम 70% पाकिस्तान की जो ज़रूरत की LNG है वो जो नून लीग का किया हुआ मायदा है 15 साल का, उसके तहत लेते हैं। सिर्फ 30% स्पॉट बाइंग करते हैं, और स्पॉट बाइंग का मतलब तो ये है कि जो पेट्रोल की तरह आलमी मंडी में जो रेट चल रहा है उसी रेट के मुताबिक आप जो है वो RLNG खरीदेंगे। तो यही वजह है कि इसको ये मैनिपुलेट करते हैं। बल्कि हमने पिछले साल की और उससे पिछले साल की बनिस्बत हमने इस पूरा साल जो गुजरा है इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा LNG जो है वो सस्ती ली है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जिस वक्त आप ज़रूरत है, जिस वक्त के लिए आप परचेज़ कर रहे हैं, उस वक्त मार्केट का रेट क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि पहले ये तनकीद करते थे कि जनाब इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं ली, अब उस वक्त बहुत ज़्यादा सस्ती थी। लेकिन अगर आज हम सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए आज अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं तो ये नहीं पता हो सकता कि अगले महीने या 15 रोज़ बाद इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी। तो हमारे पास कुछ स्टोरेज की कैपेसिटी तो है नहीं कि हम 6 महीने की गैस मंगवा के मुल्क में स्टोर कर लें। ये साथ साथ आप बाय करते हैं, साथ साथ आप इसको जो है वो आगे अपने सिस्टम में इसको आगे खर्च करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब। आपके वक्त है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि नून लीग का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का बयानिया एक ही है, और वो है कि वोट को इज़्ज़त दो। शहबाज शरीफ साहब जो बार बार मफाहमत की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं कि एक ही बयानिया है और वोट को इज़्ज़त दो और मफाहमत दोनों साथ साथ चल सकते हैं? इरशाद साहब, देखिए, बात यह है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा को यही कहना चाहिए, वो तर्जमान है पार्टी के, वो यही कुछ कहेंगी। लेकिन जो बात शहबाज शरीफ साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे थे और जो अयाज सादिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में कही और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल परसों एक और
टीवी चैनल पे कह रहे थे, उसमें तो एक तज़ाद हमें नज़र आता है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो सदर मुस्लिम लीग के, जिनका बयानिया पार्टी का बयानिया होना चाहिए, वो तो कहते हैं कि माजी को छोड़ें और मुस्तकबिल की बात करें और मुफाहमत की बात करें, एक वसी तर मुफाहमत होनी चाहिए। जबकि जो मुज़ाहमत का बयानिया है या वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है, वो मुज़ाहमत का बयानिया है। और आज़ाद कश्मीर में हमने जो तकरीरें सुनी वो यही थी। तो अब शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे पास मौजूद हैं, वो बेहतरीन आदमी हैं ये हमें बताने के लिए कि एक शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, एक आपने कही। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 18 के इलेक्शन के नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते थे, बल्कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते थे अगर हमारी स्ट्रेटजी बेहतर होती, अच्छी होती। और आप फरमाते हैं कि नहीं, स्ट्रेटजी का कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो तो नतायज तयशुदा थे। तो ये बयानिए की जो कन्फ्यूजन है अब्बासी साहब, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हमें बताएं कि ये इख्तलाफ फ़िक्र नज़र है, दो मुख्तलिफ़ जहतें हैं जो इकट्ठी नहीं हो रही एक जगह, या पार्टी वाकई दो मुख्तलिफ़ धारों में बढ़ती नज़र आ रही है? देखिए, ये बहुत से हज़रात की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में बढ़ जाए जी, और काफ़ी कोशिश भी की जा रही है मीडिया पर ये तासुर कायम करने की, लेकिन हकीकत बड़ी मुख्तलिफ है। पार्टियों के बयानिए नहीं होते, पार्टियों का एक मौक़िफ़ होता है, पार्टी के अंदर मुशावरत होती है, एक राय होती है। हमारी जमात में बेपनाह इख्तलाफ राय रहता है, लेकिन जब मौक़िफ़ बन जाए तो वही सबका होता है और वो बड़ा वाज़ेह है। आप उसको वोट को इज़्ज़त दो कहें, आप उसको आइन की बालादस्ती कहें, आप उसको मुल्क के निज़ाम का आइन के मुताबिक चलना कहें, आप कानून की बालादस्ती कहें, इलेक्शन की चोरी रोकना कहें, इसको आप जो मर्ज़ी कह दें। मुस्लिम लीग नून आज एक असूल पर खड़ी है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। इंटरव्यू हमारे, मैंने हिसाब लगाया, 20 के करीब लोग हर रोज़ जाते हैं इंटरव्यूज़ पर, तो ये तकरीबन 100 से ज़्यादा इंटरव्यू महीने के होते हैं। शहबाज साहब भी जाते हैं, जो सवाल किए जाते हैं उनका वो जवाब दे देते हैं। अब उसमें से वो क्या कहते हैं, बाल की खाल उधेड़ना, वो सारा दिन आप करते रहें, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जब हम आपके प्रोग्रामों में आते हैं तो हम पार्टी का मौक़िफ़ सिर्फ बयान नहीं कर रहे होते, हम अपने जो तजर्बा होता है, जो कुछ हमने देखा होता है, उसके हवाले से बात करते हैं। तो आपने, और ये सवाल मुझसे बहुत से प्रोग्राम पर हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ, पहले कहा जिन्होंने कहा था मैं पैर पकड़ लूँगा, वो बात तो इस प्रोग्राम में क्लियर हो गई। अब शहबाज साहब ने ये माजी के अपनी मामलात पर जो कुछ उन्होंने देखा था, उन्होंने उसका इजहार किया है जी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि हमारी स्ट्रेटजी अगर बेहतर होती 2018 में तो हम इक़्तिदार में आ सकते थे, ये मैंने सुना है जी। अब किस पैराए में बात की है मुझे अब वो पूरा याद नहीं है, लेकिन चलें इसको आइसोलेशन में ले लेते हैं। अब्बासी साहब, ये जो आपने राय की बात की, अब मैंने ये कहा जी, आप बताएं। अब्बासी साहब, जो आपने राय की बात की है, आपके दो और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सियासी कदकाठ के मालिक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब और राना तनवीर साहब हमारे ही प्रोग्राम में थे, और इसी बयानिए के मामले पे जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या राय दी, और उसके बाद अब जो मेरा बुनियादी आपसे सवाल है, ये मौक़िफ़ है, बयानिया है या कुछ और है, वो मैं ज़रा ये सुन लें आप, फिर उसके बाद आके इस पर बात करते हैं जी। हमें जल्द से जल्द एक बयानिया बना लेना चाहिए और जो भी बयानिया है और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। बट जो भी बयानिया बनेगा वो इंशाल्लाह लॉजिक के साथ बनेगा, उसमें देखा जाएगा कि फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, हमें सोच के एक लाएअमल लेना पड़ेगा और जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। ये मेरा हाल अब मामला थोड़ा सा वहाँ पहुँचा है जहाँ अब हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब को अब मेरा हाल कोई एक फैसला करना पड़ेगा कि हमें किस तरफ यकसू होना है। तो मेरा हाल उस यकसुई जो है वही हमें आगे लेके जाएगी। अगर इसी तरह हुआ तो मेरा डिसिप्लिन जो है पार्टियों में जो एक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो डिसिप्लिन अब मुझे एरोड होता हुआ नज़र आ रहा है अगर हमारे क़यादत ने या हमारे कायद ने उसमें इंटरवीन ना किया और ये चीज़ें ना सुलझाई। जी, अब अब्बासी साहब, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि एक बयानिया बना लेना चाहिए,
राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को अब फैसला कर लेना चाहिए और हमारा जो डिसिप्लिन है वो मज़ीद हालात गड़बड़ हो रहे हैं। देखिए गड़बड़ तो है ना, अगर ये इस कद काट के लोग ये रिजर्वेशंस दे रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ात दे रहे हैं। या ऑब्जर्वेशन उनकी ये है। देखिए मैं फिर कहूँगा, एक टीवी प्रोग्राम पर ये दोनों हजरात गए हैं, उन्होंने वहाँ पर बात की है जो कुछ उनके जहन में था। मैंने आपको इसीलिए कहा कि पार्टियों के बयानिए नहीं होते कि हम कोई एडवर्टाइज़ करेंगे बाहर जाकर, पार्टियों का मौक़िफ़ होता है। आप सवाल अगर ये करेंगे बयानिया एक है तो वो कहेंगे जी पता नहीं बयानिया क्या है, राना तनवीर साहब कहेंगे मुझे पता नहीं बयानिया क्या है। तो बयानिया नहीं है, मौक़िफ़ है। आप सीधा सवाल कर लें कि क्या मुस्लिम लीग नून आज इस उसूल पर खड़ी है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करे, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। और मैं इसीलिए मैं कहता हूँ इन हजरात से भी पहले भी मैंने ये कहा है, सब लोग नाराज़ होते हैं। अगर किसी को शक है, शुबा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ या बयानिया जो भी आप उसको कहना चाहें वो क्या है जमात के अंदर, तो वो सदर से पूछ सकते हैं। नहीं, या मैं भी सीनियर नायब साहब मुझसे पूछ शायद सकते हैं। खाकान अब्बासी साहब, सदर साहब इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, अब्बासी साहब सदर तो ये कह रहे हैं कि ये माजी के हम किस्से लेके बैठ जाते हैं और जो तूतकार होती है वो छोड़ें, अब मुस्तकबिल की बात करें और मुफाहमत की बात करें। तो वो तो उनका मौक़िफ़, अब आपका जो मौक़िफ़ है या मरियम साहिबा का मौक़िफ़ है, क्या वही मौक़िफ़ है कि अब मुफाहमत करनी है, हुकूमत के साथ, इदारों के साथ मुफाहमत के साथ चलना है माजी को भूल के? मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग का एक मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब का भी है, वही मौक़िफ़ मेरा भी है, वही मौक़िफ़ मरियम साहिबा का भी है, वही मौक़िफ़ राना तनवीर साहब का भी है और वही मौक़िफ़ सरदार एयाज साहब का भी है, जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। अब इसमें आप ये कहें माजी की बात करें या ना करें, तो माजी की बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन माजी से सबक तो हासिल करना है ना। अगर हम वही गलतियां दोहराएंगे जो हमने माजी में की हैं, अगर हम इलेक्शन चोरी की बात नहीं करेंगे तो फिर क्या बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि माजी को देखें, सबक हासिल करें, किसी की हद तक मकसूद नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा एक ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। ये शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी पूरी तारीख ही मुयस्सर नहीं है कि हमारे मुल्क में 1948 के बाद क्या होता रहा है। इस पर हर आदमी की अपनी राय है, चाहे वो मुस्तकबिल करीब है या मुस्तकबिल बईद है, उस पर हर शख्स की राय फ़र्क है। उसको हमें कुछ उसका हल निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम माजी को नहीं देखेंगे तो फिर हम सबक कैसे हासिल करेंगे। अगर हम ये कबूल कर लें कि हाँ इस मुल्क में इलेक्शन चोरी होने चाहिए, तो फिर मुल्क तो आगे नहीं चलेगा। आज मुल्क के जो हालात हैं उसकी वाहिद वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। तो अगर आप शहबाज साहब को ये एक बयान ले लें कि जी मैं माजी की बात मत करें, वो ये कह रहे हैं कि हमें माजी में रहना नहीं चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तफाक करता हूँ, आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, लेकिन माजी से सबक तो हासिल करना है। सरदार अब्बासी साहब, ये जो 18 के इलेक्शन चोरे हुए, लेकिन दूसरा फ्रीक ये कहता है कि 13 के इलेक्शन चोरी हुए और 13 वाले कहते थे कि 8 के इलेक्शन चोरी हुए, तो ये तो फिर मसला एक गोरख धंधा ही होगा। जी ये बिल्कुल ठीक बात है। 8 सिर्फ 8 के नहीं हुए और 13-18 के नहीं हुए, 2002 के भी हुए, 99 के भी हुए, 93 के भी हुए, 90 के भी हुए, 88 के भी हुए, 85 के भी हुए। जब से पाकिस्तान बना इलेक्शन तो चोरी हो रहे हैं। असल मसला ये है। तो फिर इसका हल तो नहीं, ये तो आप शरीके सफ़र थे ना फिर अब्बासी साहब। अगर 90, 93, 99 को भी आप कहते हैं तो फिर तो हुकूमत ठीक कह रही है कि जी माजी को छोड़ें, अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आ जाएं, इस्लाहात पर, इंतखाबी इस्लाहात पर आ जाएं, क्योंकि ये तो फिर एक गोरख धंधा है, मुर्गी पहले अंडा पहले की बहस है, इसमें ना उलझें। फिर तो इसका मतलब है हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त नज़र आता है। जी बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी ले आएँ जो इलेक्शन की चोरी से आपको बचा सके। मैं उस मशीन के हक़ में हूँ। यहाँ बात मशीनों की नहीं है,
यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म की नहीं है, यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता, हमारा मुल्क कानून के मुताबिक नहीं चलता। हम आइन को एक मामूली किताब समझते हैं, हम उसको पढ़ते नहीं हैं, उसकी रूह से वाकिफ़ नहीं है। बात आइन की है, बात इलेक्शन चोरी करने की है, बात वोट को इज़्ज़त देने की है, बात अवाम के मौक़िफ़ के एहतराम की है, और बात इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम को एहतराम देने की बात है। अगर हम ये महसूस करें कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम नहीं जानते, हम बेहतर जानते हैं कौन MNA बनेगा, कौन MPA बनेगा, कौन वज़ीर बनेगा, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। अब्बासी साहब, बात यह है कि आपका अब वाज़े तौर पर क्या कोई जनरल कौंसिल का इजलास मुस्तकबिल में हो रहा है जहां दोनों यानी आपकी पार्टी के जो दोनों मौक़िफ़ के लोग हैं वो बैठ के ये तय कर लें कि आइंदा क्या मौक़िफ़ होगा, एक और हुकूमत के साथ इस्लाहात के इशू पर तामुन होगा या अदम तामुन होगा? देखिए, मौक़िफ़ जमात में दो हैं ही नहीं, ये सिर्फ टीवी प्रोग्रामों में दो मौक़िफ़ बयान किए जाते हैं। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि जमात के दो मौक़िफ़ हैं, और मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो ये कहे कि इस मुल्क में आइन को तोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, जो ये कह सके कि मुल्क में इलेक्शन चोरी करने की इजाज़त होनी चाहिए, जो ये कह सके कि अवाम की राय का एहतराम नहीं होना चाहिए। मैं उस शख्स को मिलना चाहता हूँ। ये तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कहता है? रिफॉर्म की बात है, बात ये है, ये तहरीक इंसाफ का कोई बंदा कहता है ये कि आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चलना चाहिए, इलेक्शन चोरी होनी चाहिए? ये तो सारी जमातों का मौक़िफ़ है। मसला तो इख्तलाफ तो वहाँ पैदा होता है कि इसको रोकना कैसे। तो आज मुल्क आइन के मुताबिक क्यों, आज मुल्क आइन के मुताबिक क्यों नहीं चल रहा? फिर आज आपके ख्याल में मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? नहीं, जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो तो यही कह रहे हैं। बात तो ये है ना कि अगर आप अपने हालात को देख लें जी, अपने हालात को देख लें, हम भी यही कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तनख्वाह पर इमरान खान नौकरी कर रहा है, हम इस तनख्वाह पर नौकरी करने को तैयार नहीं है। सारी बात ये है। नहीं, आप किस तनख्वाह पर नौकरी करना चाहते हैं? मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है, देखें आपने कह दिया कि 13 के इलेक्शन आईनी तनख्वाह पर नौकरी करना चाहता हूँ। मैं एक शफाफ इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत में आईनी तनख्वाह पर नौकरी करना चाहता हूँ। जी, शहबाज शरीफ साहब की बालादस्ती हो, जिसमें हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहे। जी, ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, एक और मामला है। आज आपकी पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया कि 17 अगस्त को करप्शन पेपर्स जारी करेंगे। वाइट पेपर्स हमने सुने थे जारी होते हैं, ये करप्शन पेपर्स का हम पहली मरतबा सुन रहे हैं। पेपर्स से आगे प्रूफ क्या हैं? इल्ज़ाम तो सियासत में लगते हैं, लेकिन आप अगर जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं हुकूमत पे, उसके सबूत क्या हैं कि यहाँ इस दौर में भी करप्शन हो रही है और वज़ीर करप्शन कर रहे हैं? जी, आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है, उसके प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। चीनी 53 रुपये से 120 पे जा पहुँची है। सीधा करप्शन है। फ़ायदा हासिल करने वाले काबीना के टेबल पर बैठे थे। ये करप्शन नहीं है। गंदम जो है वो 35 रुपये से 70 रुपये पे जा पहुँची है। किसने कोटे जारी किए? किसने स्मगल होने दी गंदम? किसने गंदम की इंपोर्ट में पैसे बनाए? ये करप्शन नहीं है। आप पंजाब में पता करें, वो मिलें जो बंद पड़ी थी उनके नाम पर भी कोटे जारी किए गए। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आज पंजाब में हर पोस्टिंग बिकती है, हर करप्ट अफसर पैसे देकर नौकरियों पर लगता है? क्या ये करप्शन नहीं है कि इस मुल्क में फर्नेस ऑयल इंपोर्ट हुआ और बिजली बनाने के लिए जो 3 गुना महंगी बिजली बनती है? क्या ये करप्शन नहीं है कि आज आप LNG जो ख़रीद रहे हैं वो दुनिया की महंगी तरीन LNG है? इल्ज़ाम तो आप दूसरों पर लगाते हैं। क्या ये करप्शन नहीं है कि दवाइयों की कीमतें कहाँ पर जा पहुँची हैं? कोई पूछने वाला है? हमारी हुकूमत 5 साल रही है, इनको 3 साल हो गए, एक करप्शन का स्कैंडल ये ढूंढ सके हैं? मैं इनकी इस हुकूमत के हर मिनिस्ट्री के अंदर करप्शन के बड़े स्कैंडल हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े स्कैंडल हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि
पैसा ज़्यादा बनाया जाता है काम ना कर कर। इसका प्रूफ मैं आपको क्या दूं? जब आपको पैसे मिलते हों काम ना करने के जी, और इस हुकूमत में कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए कि पैसे वहीं पर बनते हैं, तो पैसा अगर आपने पकड़ना है तो टैक्स के लॉज हैं। मैंने असेंबली में भी कहा था, असेंबली के बाहर जाकर देखें जिन गाड़ियों में ये लोग आते हैं वो किस पैसे से आई हैं, जी ठीक है, जिन घरों में रहते हैं वो किस पैसे से आए हैं, जो उनके अखराजात हैं वो कौन पूरे करता है। आप इस काबीना से शुरू कर लें, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, टैक्स कोई देता नहीं है। ये कैफियत है आज मुल्क की। आप कहते हैं करप्शन, मैं करप्शन के सबूत, मुझे नायब का चेयरमैन लगा दे, मैं आपको करप्शन के सबूत दूंगा। चलो ये तो ये ऑफर कर रहे हैं भाई साहब जी, चेयरमैन नायब लगा दें। ये तो अभी में शामिल है। भाई साहब आप बनना चाहेंगे चेयरमैन नायब? अगर मुझे आपको सबूत चाहिए ना, आपको सबूत चाहिए, मुझे नायब की पावर्स दे दें, ऐसे ऐसे सबूत आपको दूंगा, आप परेशान हो जाएंगे। अंधा कानून है नायब का, अंधे इख्तियारात हैं। नहीं, लेकिन नहीं आते ये कवानीन, ये इख्तियारात, सारा कुछ आपकी हुकूमत ने भी दिए रखे नायब को, और चेयरमैन नायब भी आपने लगाया, खुद आपने लगाया था, तो अब गिला कुछ बनता नहीं है वैसे अब्बास साहब। जी, चेयरमैन नायब आईनी तौर पर लगता है, हमारे ज़माने में ही लगा था। नायब एक गलत कानून था, उसको अमेंड होना चाहिए, लेकिन कोई एक जमात नहीं कर सकती। मैं बारहा ये कह चुका हूँ। नहीं, आपके पास तो पावर्स थी, आपके पास इस्तेमाल करें तो मेरा कसूर नहीं। अब्बासी साहब आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी, आप तो कर सकते थे अमेंडमेंट। नहीं, वो आप थोड़ा पीछे चले गए। 2/3 मेजॉरिटी 97 में थी, नायब का कानून 99 में बना था। उसके बाद 2/3 नहीं थी, नायब बना था सियासतदानों को दबाने के लिए। आप भी उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप नायब चेयरमैन, हमारे ज़माने में 2 नायब चेयरमैन रहे हैं, आप उनसे पूछ लें कभी हमने उनको दबाव डाला है? कभी हमने उनसे मीटिंग की है? कभी हमने कहा है कि इसको पकड़ें या इसको ना पकड़ें? ठीक है, 2 चेयरमैन है, पूछ लें इनसे। जी ठीक है अब्बासी साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। करना है तो नायब को चलाएं जैसे चल रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, अब शाहिद खाकान साहब हों या मरियम साहिबा हों, इन्होंने तो कहना है कि पार्टी एक है, लीडर एक है, बयानिया एक है। कैंप्स जो 2 नज़र आ रहे हैं, ये नतीजा क्या निकलेगा? फिर से इत्तफाक हो जाएगा, भाई शहबाज शरीफ साहब बतौर छोटा भाई बड़े भाई की बात को मान लेंगे, या बड़े भाई को कायल कर लेंगे कि आप जिस डगर चल रहे हैं वो मज़ीद खौफनाक किसी खाई की तरफ लेके जा सकती है? नतीजा क्या निकल सकता है? देखिए, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ना तो अलग पार्टी बनाएंगे, ना वो धड़ा बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पार्टी के अंदर जो मकबूल तरीन शख्सियत है वो नवाज शरीफ साहब की है, या फिर अब मकबूलियत मरियम नवाज साहिबा ने एक गेन की है और बताया है कि क्राउड पुलर हैं और लोग नौजवान उनके साथ। लेकिन ये प्रॉब्लम मौजूद है और रहेगा, और इसका नतीजे में मुस्लिम लीग को नुकसान इसलिए पहुंच रहा है कि मुस्लिम लीग हमेशा इसलिए उस वक्त इक़्तिदार में आई जब उसने बावर कराया वोटर को और सपोर्टर को कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। जब ये वोटर को बावर कराया गया कि ये इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो फिर इनकी न तकरीरें काम आई, ना बयानिया काम आया, ना मुज़ाहमती सियासत काम आई, और ये वोटर ने वोट नहीं दिया और इलेक्टेबल्स ने टिकट नहीं दिया। तो अब शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिश है वो ये है कि हम इलेक्टेबल्स को ख़ुद धकेल रहे हैं इमरान खान की तरफ, कि जब हम ख़ुद ही कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज से भी लड़ाई है, हमारी फ़लाँ इदारे से भी लड़ाई है, हमारी हुकूमत से भी लड़ाई है, तो वो फिर इलेक्टेबल सोचता है कि अपोजिशन में बैठने के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ता,
अपोजिशन में बैठना पड़ता है, बैठ जाते हैं लोग, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ जमात इस्लामी के लोग होंगे या जमीयत उलमा इस्लाम के लोग या एनपी के होंगे या एनपी के लोग होंगे जो इसलिए इलेक्शन लड़ते होंगे कि जी अपोजिशन में बैठ लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुस्लिम लीग के लोग हैं या पीटीआई के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ते। तो अब आज़ाद कश्मीर की सियासत देखें ना, अगर ये इख्तलाफ राय नहीं है, मौक़िफ़ दो नहीं है, तो एक हलके में अगर मरियम साहिबा कैंपेन कर रही थी, दूसरे हलके में मियां शहबाज शरीफ साहब चले जाते। नहीं, उसकी ये कहाँ लिखा हुआ है? उसकी आपने जो पहले बात की इरशाद साहब, जो पॉपुलैरिटी फैक्टर है जी, अब जो पजीराई मरियम साहिबा को लेडी फैक्टर होने की वजह से भी मिलनी थी अवाम में, वो शहबाज साहब को तो नहीं मिलनी अपनी जगह पे। लेकिन जब ये पता है, शहबाज शरीफ साहब को भी पता है और सबको पता है कि वो जो बात कर रही हैं उसके नतीजे में वोट नहीं ले सकती। आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक रिवायत थी जो इस दफ़ा भी बरकरार रही कि वो इस्लामाबाद से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करते हैं और उस जमात को अपने रियासत में इक़्तिदार में देखना चाहते हैं जिसके अच्छे ताल्लुकात हों बरसरे इक़्तिदार जमात से जो पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार है, विफाक में बरसरे इक़्तिदार है। इन्होंने उस रिवायत को तोड़ने की कोशिश की और इसी की तरफ शहबाज शरीफ साहब इशारा कर रहे थे। स्ट्रेटजी ये नहीं थी कि जी हम जोड़ तोड़ करते तो कामयाब हो जाए, जोड़ तो उन्होंने किए थे, हुकूमत भी उनकी मौजूद थी, वज़ीर भी उनके मौजूद थे, इलेक्टेबल्स भी थे, लेकिन पता ये सबको था सिवाय मरियम साहिबा के या नवाज शरीफ साहब के या उनके चंद लोगों के, बाकी सबको पता था कि ये बयानिया जो है इलेक्शन हरवा देगा। अब आगे जो है वो खौफ यही है कि अगर अगले इलेक्शन तक यही बयानिया चलता है तो फिर अगले इलेक्शन का नतीजा भी वही निकलेगा जो 18 का निकला और जो आज़ाद कश्मीर का निकल चुका है। सब एक सवाल ये है कि जब ये ज़िमनी इंतखाबात में जीत की एक आप कह लें कि लहर आई, तसलसल था, उसको बरकरार तो नहीं रख सके। वो तो मरियम साहिबा नून लीग ये कह रही थी कि ये वोट को इज़्ज़त दो, मुझे क्यों निकाला, उसी बयानिए का समर है। अब वो उस बयानिए को भी तो कुछ एंगल्स उनके सपोर्ट कर रहे हैं। सियालकोट से और 38 का हल्का जो है वो वज़ीराबाद और डस्का से कितना दूर है, वो बयानिया अब क्यों नहीं चला? अगर ये बयानिए की जीत थी, आपका कैंडिडेट अच्छा था, नौशीन इफ्तिखार अच्छी कैंडिडेट थी, वो एक रिवायती तौर पर उनकी सीट थी, वो एक खातून थी, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, हमदर्दी का वोट पड़ा। दूसरी साइड हुकूमत की कारकर्दगी भी माशाल्लाह थी, मसाइल थे, महंगाई का उन दिनों बहुत ज़्यादा इशू था, तो आपने इलेक्शन जीत लिया। अगर इलेक्शन देखें, एक और भी देखें, अगर आपने 2 सीटें जीत कर एक आज़ाद कश्मीर का पूरा इलेक्शन हार दिया तो ये कहाँ की कोई अच्छी स्ट्रेटेजी है? अब ये बताइए, अगर वो जीत बयानिए का नतीजा थी तो ये हार भी फिर बयानिए का नतीजा है। देखिए इसमें यही तो सवाल है ना इरशाद साहब। अब आउट ऑफ ब्लू पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई और नून लीग से दुगनी सीट्स ली हैं उन्होंने कश्मीर में जी। ये कैसे मुमकिन हो गया? क्या यही खदशा आप समझ रहे हैं कि नून लीग शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ भांप रहे हैं कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, ये आने वाले इंतखाबात में हो सकता है कि पंजाब में भी हो जाए? पंजाब में होगा, हो सकता है नहीं होगा, इसलिए कि जो स्ट्रेटेजी आपने इख्तियार की हुई है, मरियम साहिबा ने इख्तियार की हुई है, ये स्ट्रेटेजी के हम अब भी लड़ रहे हैं और आकर भी लड़ेंगे और इक़्तिदार हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। अहमियत ये है कि उन क़ुव्वतों को शिकस्त देना है जिन्होंने हमें फ़लाँ मौके पर कोई नुकसान पहुंचाया है। तो उसके नतीजे में आपको इलेक्शन पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी बेहतर है कि पीपल्स पार्टी ये तासुर दे रही है कि जी हम जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम इक़्तिदार में आने के लिए लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि हम इक़्तिदार में आकर भी लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका शाह साहब। प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम से।